Welcome back everybody. So in this video we'll be discussing all the allowances and perks as a scale 1 officer or as a probationary officer. To be frank, I'm just talking about the probationary officers, all the allowances that you can claim as a probationary officer. So allowances as probationary officer, आप जो भी क्लेम कर सकते हो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स बारी बारी. आई हैव द सर्कुलर राइट विद मी, सो मैं हर एक चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा एक्सेप्ट फॉर हायर स्टडीज़. हायर स्टडीज़ के लिए अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा. अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो आप मॉनिटरी बेनिफिट्स ले सकते हो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, बिकॉज कुछ ऐसे क्लेम्स भी हैं जो आप परमानेंट जब आप हो जाते हो बैंक के अंदर उसके बाद आपको मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आप प्रोबेशन पे भी ले सकते हो. जैसे अगर हम बात करेंगे फर्नीचर अलाउंस की, फर्नीचर अलाउंस आप ले सकते हो जब आप कंफर्म एम्प्लॉय बन जाओगे उस बैंक के. फॉर एग्जांपल आपके प्रोबेशन के बाद आपको वो फर्नीचर अलाउंस मिलेगा. इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कन्वेंस का, कन्वेंस हो गया या पेट्रोल या डीजल की बात करेंगे, वो भी जब आपको परमानेंट पोस्टिंग आपकी मिल जाती है तब आप उस क्लेम को जो वो अप्लाई कर सकते हो. तो कुछ ऐसी क्लेम्स है. इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा लोन फैसिलिटीज़ की, अगर हम बात करेंगे एक्सेप्ट फॉर फेस्टिवल एडवांस, बहुत सारे जो मोस्टली ऑल द लोन्स यू कैन नॉट अप्लाई एज अ स्टाफ. आप जब कंफर्म एम्प्लॉय हो जाओगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इन लोन्स के लिए. एक्सेप्ट फॉर फेस्टिवल एडवांस, आप फेस्टिवल एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला क्लेम जो मैं बात करूंगा दैट इज मेडिकल एड. मेडिकल एड, मेडिकल एड आपको ईयर में मिलता है, वंस इन ईयर, वंस इन अ ईयर. आपको साल में एक बार मेडिकल एड का जो है वो पैसा मिलता है. मेडिकल एड की बात करेंगे आपको, दिस इज ऑन डेक्लेरेशन बेसिस. डेक्लेरेशन बेसिस. देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको बिल्स लगाने पड़ते हैं, जैसे ब्रीफ केस अलाउंस की बात करेंगे, आपको तब मिलता है जब आप बिल उसके साथ अटैच करते हो. लेकिन मेडिकल एड आपका डेक्लेरेशन बेसिस, मतलब आप अप्लाई करोगे और वो आपको आ जाएगा. यू डोंट हैव टू शो द रिसीट्स, यू डोंट हैव टू शो द मेडिसिन, यू डोंट हैव टू शो द प्रिस्क्रिप्शन एट ऑल. वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा. तो दैट इज मेडिकल एड. ये आपको जो वो अगर मैं अगेन प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करूंगा तो 13,000 के मिलता है हर साल. ये जो है बड़ा था, अभी 12th पार्टाइट सेटलमेंट के बाद ये भी आपका इंक्रीज हुआ था. दिस इज 13,000. 13,000 जो है आप डेक्लेरेशन बेसिस पे हर साल जो है वो क्लेम कर सकते हो. सो दिस इज मेडिकल एड. सेकंड अगर हम बात करेंगे किस चीज के लिए, सेकंड आएगा मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम. मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम. मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की अगर मैं बात करूंगा तो हर एक एम्प्लॉय बैंक में जो भी काम कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय जो है उसका इंश्योरेंस किया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस किया जाता है. जैसे कि हमारे बैंक में 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो होता है किसी कंपनी के साथ. तो अगर आपको कोई मेडिकल अर्जेंसी पड़ जाती है, आपका कोई ऑपरेशन है, आपको कुछ होता है इस सर्विस में, तो आप 4 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो क्लेम कर सकते हो. तो ये मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम भी आपको जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है. 4 लाख यहाँ पे इसकी कॉस्ट रहेगी. थर्ड अगर मैं बात करूंगा, थर्ड हमारे पास आएगा न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मिलता है. न्यूज़पेपर अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मिलता है. न्यूज़पेपर अलाउंस की बात करेंगे, सबसे पहले ये है क्वार्टरली. इट मींस आपको वंस इन 3 मंथ्स ये मिलता है, वंस इन 3 मंथ्स. और ये कितना मिलता है, 525 रुपी पर क्वार्टर. पर क्वार्टर आपको 525 रुपी ये मिलता है. तो ये एक न्यूज़पेपर के लिए मिलता है, 1 न्यूज़पेपर. इस पे भी बात करूंगा, ये भी डेक्लेरेशन बेसिस पे है. डेक्लेरेशन बेसिस पे यू डोंट हैव टू शो द बिल कि मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर वाले ने मुझे ये बिल दिया है. आपको न्यूज़पेपर भी नहीं दिखाना है कि दिस इज द न्यूज़पेपर दैट आई एम बाइंग. आपको बस ये क्लेम करना है और आपको ये मिल जाता है. सो दिस इज न्यूज़पेपर अलाउंस. इसके बाद हमारे पास जो रहता है वो मिलता है आपको आरएफए. आरएफए ऑब्वियसली हमारे पास रहता है आरएफए, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लीज्ड अकोमोडेशन. आप इसको बोल सकते हो लीज्ड अकोमोडेशन. लीज्ड अकोमोडेशन हमारे पास रहती है. अगर हम आरएफए की बात करेंगे, आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन हम उसको बोलते हैं, या फिर लीज्ड अकोमोडेशन भी हम इसको बोलते हैं. ये भी सिटी टू सिटी वेरी करती है.
सिटी टू सिटी, इसको प्रॉपरली जो है वो डालना पड़ता है। अगर हम आरएफए की बात करेंगे, आरएफए का एक फॉर्मेट होता है जो आपको भरना है, उसके साथ आपको जो ओनर है उसका पैन कार्ड चाहिए होता है, ओनर का आधार कार्ड चाहिए होता है, ओनर का बैंक अकाउंट चाहिए होता है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आप इसको रीइंबर्स भी करवा सकते हो, रीइंबर्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपने पे कर दिया, आप खुद को आप उस बिल को दिखाओगे, ऑब्वियसली जो जहाँ पे आपने रूम लिया है उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है, ओनर का प्रूफ देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जो है वो लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको आरएफए मिलता है। लेकिन आप आरएफए डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में भी डाल सकते हो ऑन प्रोबेशन, या फिर आप खुद पे भी ले सकते हो, लेकिन आफ्टर प्रोबेशन आपको ये ओनर के अकाउंट में ही डलवाना होता है। उसके बाद आपके पास रीइंबर्समेंट का जो है वो नहीं बचता है ऑप्शन। सो दिस इज आरएफए। सिटी टू सिटी वेरी करता है, जैसे मैंने अब पहली बात कर रखी थी, स्केल 1 अगर आप हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर हो तो आपको, जैसे मुंबई जैसी जगह है, मुंबई जैसी जगह है, मुंबई में 23,000 के आसपास आपको ये मिलता है, नॉट आसपास, 23,000 आ जाएगा। दिल्ली की अगर आप बात करोगे, मेट्रो सिटी है, तो इसमें 20,000 के आसपास आपको ये मिलता है। 10,300 रुपये के आसपास आपको 15,500 रुपये के आसपास आपको ये मिलता है। जैसे आप लुधियाना जैसी जगह पे हो, बिकॉज यहाँ इन सब में मेरी पोस्टिंग हो चुकी है, सो आई डू अंडरस्टैंड और आई डू नो दी आरएफए अमाउंट इन दीज पर्टिकुलर एरियाज। उसके बाद जो फिफ्थ हमारे पास रहता है, दैट इज कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो पेट्रोल अलाउंस। ये आपको मिलता है परमानेंट पोस्टिंग के बाद। एक्चुअली ये फाइनल पोस्टिंग, परमानेंट या फाइनल पोस्टिंग हम बोलते हैं, फाइनल पोस्टिंग आपको मिलती है सेकेंड ईयर में, प्रोबेशन के सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर ऑफ पोस्टिंग, सेकेंड ईयर ऑफ प्रोबेशन आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। और ये आपको कितना मिलता है, अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो कन्वेंस आपको मिलता है, कन्वेंस आप क्लेम कर सकते हो 10,000 पर एनम, और मैक्सिमम आप 1,000 पर मंथ भी कर सकते हो। पेट्रोल की अगर मैं बात करूंगा, सो इट इज़ आपको मिलता है ये, अगर कार की बात करते हैं तो ये कितना आएगा, 540 लीटर्स पर एनम, और या फिर हम बोल सकते हैं 60 लीटर्स पर मंथ। और अगर टू व्हीलर है तो ये आएगा 300 लीटर्स पर एनम अगेन, और 45 पर मंथ। सो दिस इज द अलाउंस। उसके बाद हमारे पास जो रहेगा ब्रीफ केस का, सिक्स्थ हमारे पास जो रहेगी दैट इज ब्रीफ केस। ओके, सो दिस इज नॉट ऑन डेक्लेरेशन बेसिस, नॉट ऑन डेक्लेरेशन बेसिस, ये डेक्लेरेशन बेसिस पे नहीं मिलता है। यू हैव टू गिव द बिल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, बिल डालना पड़ता है, कंपनी का नाम डालना पड़ता है। एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर 1,800 रुपी इन 3 ईयर्स। आपने अभी क्लेम किया, उसके 3 साल बाद आप फिर से 1,800 रुपी जो वो क्लेम कर सकते हो। तो 3 साल में एक बार ही आपको ये ब्रीफ केस अलाउंस भी जो है वो मिलता है, और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को 1,800 रुपी ये मिलता है। उसके बाद मोबाइल बिल भी आपको मिलता है, मोबाइल बिल एक्सपेंसेस। 7th इज मोबाइल बिल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल एक्सपेंसेस। मोबाइल बिल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये मंथली है, दिस इज मंथली, 500 रुपी पर मंथ, एंड दिस इज ऑन डेक्लेरेशन बेसिस। जो आपको ऐसा प्रूफ नहीं लगाने की जरूरत है, बिल वगैरह आपसे मांग लेते हैं बट यू डोंट हैव टू, ठीक है, आपको बिल लगाने की जरूरत नहीं है। डेक्लेरेशन बेसिस पे 500 रुपी पर मंथ आप क्लेम कर सकते हो अपनी रिचार्ज के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ क्लेम। उसके बाद हमारे पास पीएलआई आती है, पीएलआई भी हम क्लेम कर सकते हैं, या पीएलआई हमें मिलती है जनरली, ठीक है। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की अगर मैं बात करूंगा, इट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ योर बैंक। ये होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे,
ईयर ऑन जो आपके हाथ में नहीं है, आप क्लेम भी नहीं कर सकते, ये आपके बैंक के परफॉर्मेंस पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपके बैंक की परफॉर्मेंस 5% से कम है तो आपको जो है वो ओनली कोई भी तो फिर आपको कोई भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो 5 से 10% के बीच में, 5% और 10% के बीच में उसने किया तो 5 दिन की आपकी सैलरी आपको इंसेंटिव के फॉर्म में दी जाती है, बोनस आप बोल सकते हो। ग्रेटर देन 10 और 20 और 15 के बीच में, ग्रेटर देन 10 और 15 के बीच में 10 दिन का आपको प्रोवाइड किया जाता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। और अगर 15 से ज़्यादा उसने ग्रो किया तो उसको 15 डेज का जो है पीएलआई दिया जाता है। लास्ट ईयर अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, बहुत सारे बैंक्स की बात करेंगे, जैसे एसबीआई ने 5 दिन का पीएलआई दिया था, उनका जो था वो 5 से 10% उसने ग्रो किया था। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कुछ और दूसरे बैंक्स की बात करेंगे तो उन्होंने 15 दिन का जो है वो पीएलआई दिया था, बिकॉज उनका ग्रोथ मोर देन 15% था। तो ये पीएलआई है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये साल में एक बार ही आपको प्रोवाइड की जाती है अगर आपके बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपके बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है ये। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 जो है 2023 में 100 रुपये आपके बैंक ने ग्रोथ किया था या कमाया था, और 2024 में उसने 105 का किया है, तो ये 5% की इसने ग्रोथ किया है। तो आपको मिलेगा कितना, 5 दिन का पीएलआई। अगर यही इसने 115 का किया होता तो 15% इसका था, तो आपको 10 दिन की मिलती। अगर इसने 120 किया होता तो 20% का ग्रोथ था, तो आपको 15 दिन की पीएलआई मिलती। तो दिस इज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। उसके बाद हमारे पास है 9th, दैट इज स्टाफ लोन्स। बिकॉज नाउ यू आर अ स्टाफ, लेकिन आप बैंक के एक है, आप बैंक के स्टाफ हो, लेकिन यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। तो इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन्स। आप लोन्स जो है वो नहीं ले सकते। एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आप लोन्स नहीं ले सकते। स्टाफ को जो लोन मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे व्हीकल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, ये सारे लोन्स आप नहीं क्लेम कर सकते एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, बिकॉज यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, यू आर नॉट दी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। आप एज अ प्रोबेशन पे हो, तो आप स्टाफ हो लेकिन आप परमानेंट एम्प्लॉय एज ऑफ नाउ नहीं हो। तो ये स्टाफ लोन है। इसके अलावा एक लोन होता है दैट इज फेस्टिवल एडवांस, जो कि आपका ऑब्वियसली लोन में ही आता है, फेस्टिवल एडवांस। वो आप क्लेम कर सकते हो। साल में 50,000 रुपये ये आपको मिलता है मैक्सिमम, और ये आपको 5,000 रुपये पर मंथ रिटर्न भी करना पड़ता है। आपकी सैलरी से ये डिडक्ट हो जाता है। 10 मंथ के लिए आपका ये जो है वो लोन रीपेमेंट चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने दिवाली पे ये लोन दिया, दिवाली पे आपने लिया मान लो 50K, तो दिवाली के नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्ट हो जाएगा आपकी सैलरी से डिडक्ट होना। मान लो आपकी सैलरी 65,000 रुपये है, तो 60,000 आपको आएगी, 5,000 रुपये आपका स्टाफ जो फेस्टिवल एडवांस है उसमें डिडक्ट हो जाता है, खुद ही एसआई उस पर लग जाती है। और 10 महीने आपके पास मैक्सिमम होते हैं उसको रिटर्न करने में। उसके बाद आप नेक्स्ट दिवाली पे फिर से ये अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जिस फेस्टिवल पे आप उसको अप्लाई करते हो ना पहली बारी, वही फेस्टिवल पे अगली बार से आप उसको जब आप अपना फेस्टिवल क्लेम चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने दिवाली पे ये लोन लिया है, तो आप अपनी सर्विस में सिर्फ दिवाली पे ही फेस्टिवल एडवांस ले सकते हो। आप अपना फेस्टिवल चेंज नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर आपको होली पे ये लेना है। नो, दिस कांट हैपन। अगर आपने एक फेस्टिवल ले लिया तो आपको एक ही फेस्टिवल पे जो है वो ये लोन मिलता है अपनी सर्विस में। तो फेस्टिवल एडवांस 50,000 रुपी, इंटरेस्ट फ्री लोन है ये। एक चीज़ ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है ये। इंटरेस्ट फ्री मतलब कि बैंक से आपने 50,000 रुपये लिया है, बैंक को आपको सिर्फ 50,000 रुपये ही वापस करने अपनी सैलरी से। यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये चीज़ हमारे पास रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ओडी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। ओडी फैसिलिटी हर एक बैंकर को, जब आप परमानेंट हो जाओगे तो आपको ओडी फैसिलिटी मिलती है। फैसिलिटी दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारे पास ये रहता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखो, बहुत सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टाफ को पर्सनल लोन नहीं देते हैं, तो वो ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपका जो ओडी अकाउंट है उसमें आप अपनी लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी ओडी लिमिट है 2 लाख रुपए, तो आपको उधर पैसे डिपॉजिट नहीं करने हैं, आपको 2 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं, आपका अमाउंट माइनस में चलेगा और आपको फिर वो ओडी भरना है अपने अकाउंट में। तो दैट इज ओवरड्राफ्ट। आपकी सैलरी भी आपके ओडी अकाउंट में आती है उन बैंक्स में। तो दिस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दिस इज अ टाइप ऑफ अ पर्सनल लोन। आप पर्सनल लोन नहीं ले रहे हो, लेकिन आपके पास एक ओडी लिमिट है कि आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू, पर्सनल लोन में आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए लोन चाहिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। एज अ स्टाफ आप ओडी फैसिलिटी में यू डोंट हैव टू से कि मुझे ये लिमिट जो है वो
वो इस चीज़ के लिए चाहिए, आपकी वो लिमिट है, यू कैन विड्रॉ दैट पर्टिकुलर लिमिट। तो ये हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ये नहीं मिलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पीओ अगर आप हो तो आपको ओडी अकाउंट नहीं बनता है, आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। सिमिलरली अगर आप किसी दूसरे बैंक में पीओ तो आपको पर्सनल लोन भी नहीं मिलेगा एज अ स्टाफ। तो ये चीज़ हमारे पास रहेगी। उसके बाद अगेन आपका एनपीएस में अकाउंट होता है। नाउ यू कैन नॉट चूज न्यू पेंशन स्कीम में आप और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ये भी आपको पता होगा। जैसे 10% आपका जो है 10% आप जो है वो क्या करते हो, अपना कंट्रीब्यूट करते हो, और 14% आपका बैंक कंट्रीब्यूट करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 13-14,000 के आसपास एनपीएस में आपका हर महीने जो है वो सैलरी जाता है। जैसे हमने वहाँ भी डिस्कस किया था जब मैंने सैलरी स्लिप आपको बताई थी, वहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी बताया था, और मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली 13,000 या 14,000 के आसपास एनपीएस में आपका पैसा जाता है। इट मीन्स ये आपकी सेविंग्स है। 13,000 to 14,000 रुपये आप हर महीने एनपीएस में डाल रहे हो। एनपीएस इज अ टाइप ऑफ अकाउंट, आप ऑब्वियसली उसको बाद में विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन एक तरह से आप ही का वो पैसा है जो डिपॉजिट होता रह रहा है। तो एक तरह से सेविंग्स ही आपकी है, सैलरी का पार्ट ही आपकी सेविंग्स का पार्ट ही है। इसके अलावा आपके पास रहता है एलटीसी। एलटीसी होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन तो इसका मतलब ये है कि आपको घूमने फिरने के लिए भी बैंक कुछ पैसे देता है। ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स ये होता है, ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। एक टाइप की ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में हर 4 साल बाद आपको लीव ट्रैवल कंसेशन आपका आ जाता है, और आप उसको एनकैश भी कर सकते हो। तो दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। और ये आप घूम सकते हो कहीं पे भी। कितना अमाउंट होता है, जहां पे आप ट्रैवल कर रहे हो वहां का 1 वे टिकट ये होता है, 1 वे टिकट। 1 वे टिकट के अलावा कितना तक आपको, और वो किसको मिलता है, जिसने 11 साल सर्विस जो वो कर लिया है बैंक में। एक बैंक पे अगर आपने कंटिन्यूसली 11 महीने काम कर लिया, सॉरी नॉट 11 साल, 11 महीने काम कर लिया है, तो आप एलटीसी के लिए एलिजिबल होते हो। एलटीसी इज लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसमें आपको बैंक घूमने के पैसे देता है, आपकी ट्रैवलिंग के पैसे देता है, और वो एक तरफ के पैसे होते हैं। 1 वे जर्नी आपको टिकट, 1 वे टिकट फर्स्ट एसी का आपको ये प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ हमारे पास लीव ट्रैवल कंसेशन होती है। उसके बाद फर्नीचर फैसिलिटी, वी डोंट हैव टू गो इन फर्नीचर फैसिलिटी बिकॉज फर्नीचर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। फर्नीचर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर फर्नीचर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, एज पीओ आपको ये नहीं मिलती है। लेकिन जब आप कंफर्म हो जाओगे 2 साल बाद, अब जब कंफर्म हो जाते हो तो स्केल 1 को 1.7 लाख जो है वो यहाँ पे जीएसटी फ्री, 1.7 लाख आपको यहाँ पे फर्नीचर अलाउंस, फर्नीचर फैसिलिटी मिलती है, और फर्नीचर को मेंटेनेंस अलाउंस भी आपको मिलता है। तो दिस इज फर्नीचर फैसिलिटी। उसके अलावा आप कोई, जैसे 16th अगर मैं बात करूंगा, आप कोई एग्जाम भरते हो तो उसको रीइंबर्स करने के लिए भी, जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे ईएसजी का भी रिसेंटली चला था, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस रिलेटेड कुछ आपके पास कोर्स चल रहा था, उसका आप भरते हो। ये इस तरह के जो बैंक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स है, तो उनको रीइंबर्स की फैसिलिटी भी आपको मिलती है कि आपने उनको भरने के लिए जो पैसा लगाया आपने क्लियर कर लिया, तो आपको भरने के पैसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के अलावा जैब एंड कैब की अगर हम बात करेंगे, जैब एंड कैब आपके पास आता है, जिसमें जैब के बाद आपको 1 इंक्रीमेंट लगता है अगर आप उसको क्लियर कर लोगे, और उसके बाद कैब पे आपको 2 इंक्रीमेंट्स लगते हैं। एक इंक्रीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 2800 रुपए के बीच का होता है। 2500 रख लेते हैं, 2500 रुपी। तो 2500 रुपी, तो आप 2500 रुपये ज़्यादा लेते हो किसी दूसरे एम्प्लॉय से अगर आप जैब निकाल देते हो। कैब अगर आप निकाल देते हो तो यहाँ पे 5000 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इट मीन्स अगर आप दोनों निकालते हो तो आपकी सैलरी 7500 रुपी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर एम्प्लॉय। तो ये भी आपको मिलता है एग्जाम का। और इसके अलावा जैब और कैब का जो फॉर्म आप भरते हो, जो आपने IBA में अपना वो करते हो, एनरोलमेंट करते हो, उसका भी रीइंबर्समेंट आपको मिलता है। 6-7 हज़ार रुपए का ये फॉर्म भरते हैं। तो आप अगर आई थिंक 1 या 2 अटेम्प्ट्स में, आई डोंट रिमेंबर कि 2 अटेम्प्ट से या 3 अटेम्प्ट से, 2 या 3 अटेम्प्ट्स में अगर आप उसको क्लियर कर देते हो तो आपने जो भरने के पैसे दिए हैं वो भी आपको रिम्बर्स हो जाएंगे। IBA में एनरोलमेंट के जो पैसे दिए हैं वो भी आपको रिम्बर्स हो जाते हैं। तो 6-7 हज़ार रुपये का फॉर्म जो आप भरते हो वो आपको रिम्बर्स हो जाता है जब आप क्लियर कर लेते हो, और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी लग जाता है। सो दिस इज ऑल्सो फैसिलिटी। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है, लीव्स। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ बैंकर यू ऑल्सो हैव लीव्स। देखो, आपकी लीव्स जो होती हैं जनरली
तीन तरह की लीव्स आप लेते हो, एक आपको मिलती है कैजुअल लीव, एक होती है प्रिविलेज लीव और एक होती है सिक लीव। यही तीन लीव्स हैं जो आपको मिलती हैं। उसके अलावा आपको जर्नी लीव, ट्रांसफर लीव, ये कुछ लीव्स होती हैं। उसके बाद एक एलओपी भी होता है। दिस इज नॉट अ लीव। एलओपी को लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है सीएल। सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव ये महीने में एक आपको मिलती है। इट मीन्स 12 आपको ये मिलती हैं, 12 लीव्स इन अ ईयर। आपको ये सारी लीव्स जो हैं वो महीने के साल के शुरू में जनवरी में सारी क्रेडिट हो जाती हैं 12 की 12, और आप कैजुअल लीव जो है वो कभी भी डाल सकते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे छुट्टी के साथ अगर आपने कोई लीव लगानी है, मान लो संडे है, संडे के साथ में, संडे के मतलब सैटरडे या मंडे में अगर आप लीव लगाते हो तो वो एडवांस में लगानी पड़ती हैं। मैक्सिमम 4 आप कैजुअल लीव डाल सकते हो। कैजुअल लीव के साथ कोई दूसरी लीव आप नहीं डाल सकते। कुछ ऐसे ऐसे रूल्स हैं, लेकिन कैजुअल लीव है 12 आपको मिलती है। एक साल में 12 लीव्स आपको मिलती है, मतलब कि हर महीने की एक लीव आपको मिलती है। कैजुअल लीव में आपको कुछ भी नहीं शो करना है। यू डोंट हैव टू शो एनी मेडिकल, यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग। ये कैजुअल है, आप कभी भी ले सकते हो। दूसरी लीव होती है आपकी प्रिविलेज लीव। प्रिविलेज लीव जो रहती है वो आफ्टर 11 मंथ, जब आपने किसी बैंक में 11 मंथ आपने काम कर लिया है तो आपको प्रिविलेज लीव मिलती है। तो ये प्रिविलेज लीव आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स के बाद आपको 31 ये लीव्स मिलेंगी। ये आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, एक साल में 3 बार अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक इसमें मैं थोड़ा सा डूबियस हूँ। मैक्सिमम आई थिंक 3 बार आप अप्लाई कर सकते हो और कितनी भी डाल सकते हो। 30 से 31 आपके पास अगर आपकी पड़ी है तो आप 30 इकट्ठी भी ले सकते हो एक बारी में। आप ऐसा भी कर सकते हो 10 आपने 3 बारी ले ली, वो आपकी मर्जी है। प्रिविलेज लीव पे आपको पहले आपको अप्रूव करवानी पड़ती है, फिर आप जा सकते हो। थर्ड आती है सिक लीव। सिक लीव आपको 13 मिलती है, 13 सिक लीव्स आपको मिलती हैं। इसके लिए आपको मेडिकल शो करना पड़ता है। देखो 13 सिक लीव है, लेकिन डेज यहां पे होते हैं 7.5। एक दिन के लिए 1 डे 2 सिक लीव आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। एक सिक लीव जो है वो हाफ डे के लिए होती है। अगर पूरे दिन का आपने ऑफ लेना है तो आपको 13 सिक लीव में से 2 सिक लीव डालनी पड़ती है फुल डे के लिए, और उसमें भी आपको क्या शो करना पड़ता है, मेडिकल आपको शो करना पड़ता है। तो दिस इज सिक लीव। और लास्ट में ये है लॉस ऑफ पे। मान लो आपके पास छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आपको छुट्टी चाहिए, कोई इमरजेंसी है, देन आप एलओपी लगा सकते हो। इट मींस आप नहीं आ रहे हो बैंक और आपको सैलरी भी उस दिन की नहीं मिलती है, लॉस ऑफ पे आप जा रहे हो। सो दिस इज योर लीव्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आप पैटर्निटी लीव्स आपके पास होती हैं। पैटर्निटी लीव्स की अगर मैं बात करूंगा तो 15 दिन की आपको पैटर्निटी लीव्स मिलती हैं। मैटरनिटी लीव्स भी आपके पास होती हैं। मैटरनिटी लीव्स की बात करेंगे तो आपको मैक्सिमम 12 मंथ्स, अपनी पूरी सर्विस में मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है। उसको आप एक चाइल्ड के लिए आपको 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर आपने अडॉप्ट किया है तो आपको 9 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलती है। तो इस तरह से कुछ मैटरनिटी लीव्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको एक बच्चे पे 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है। पूरी आपकी जो है वो 12 मंथ की मैटरनिटी लीव होती है पूरी सर्विस में। तो पूरी सर्विस में 12 महीने के लिए आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो। तो एक चाइल्ड के लिए आपको 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर आपको मैटरनिटी लीव के बारे में भी डिटेल में जानना है, आई कैन मेक अ वीडियो, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द जिस्ट कि हाँ किस तरह से आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। अबॉर्शन के लिए भी मैटरनिटी लीव मिलती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें भी आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। मिसकैरेज में भी मैटरनिटी लीव आप अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये चीज़ रहेगी। उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, हाँ यही आपकी रहेगी। उसके अलावा आपको होटल का भी मिलता है। होटल का भी जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग आ जाती है तो आप होटल के लिए भी एलिजिबल हो। स्केल 1 ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, आप होटल का क्लेम भी ले सकते हो। 15 दिन के लिए होता है और अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2600 रुपये के आसपास आपको ये मिलता है। तो ये होटल का ये रहता है। तो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज दैट यू कैन अवेल। सो या इसके अलावा आपको कुछ भी जानना है बैंकिंग से रिलेटेड, इफ़ यू वांट मी टू मेक सम वीडियोस जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, देन यू कैन कमेंट एंड काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज a lot of great things are going to happen in this channel. Thank you.